देखिए प्रीवियस आपकी क्लास में जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी, आई होप आपने वो देख लिया होगा। उसके आगे फिर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपने कर्व, स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेस कर्व आपने बनाना देख लिया था। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे अपन लोग कि सेक्शन जो है सेक्शन कब आपका बैलेंस सेक्शन होता है। ठीक है, बैलेंस सेक्शन कहें या फिर उसमें मैक्सिमम सेक्शन कहें या फिर लिमिटिंग सेक्शन कहें। मैंने उस टाइम आपको एक्सी लिमिट मानने बता दिया था, अभी मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा कि वो एक्सी लिमिट होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को अब जो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा सारी चीज़ें। जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा एम ओ आर। ठीक है, एम ओ आर कहें इसे, या फिर हम इसे एक और नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो हम पूरा फुल फॉर्म इसका जो रहता है, ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि किसको रेजिस्ट करेगा, मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर मान के चल रहा हूँ कि यहाँ कोई बिम है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिम है, इस पर कुछ लोड आ रहा है। ठीक है, इस पर कुछ लोड आ रहा है और ये इस प्रकार से इस पर सपोर्ट लगा हुआ है। तो इस लोड के कारण इसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और ये बैंड होगा, है ना। ये आपका जो बिम है बैंड होगा। यहाँ पर क्या आएगा, आपका बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। अब इस बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट हो रहा है, ये जो बिम है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इसका क्या करेगी, अपोज करेगी। इस पर अपने हर पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या करेगी, इसका इस बेंडिंग मोमेंट का अपोज करेगी। और यही अपोज क्या कहलाता है, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। यही अपोज करना, इस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट ये जो हमारा अपोज या रेजिस्ट करना जो कहलाएगा, वो क्या कहलाता है, हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए, इसके पहले जो प्रीवियस वाली जो वीडियो है, इसमें हमने क्या चीज निकाल लिया था। इसके पहले हमने, मैं कर्व के थ्रू समझाता हूँ आपको, है वो बेटर रहेगा। एक मिनट। इधर हमने लिया था 0.87 FY AST जोड़ दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, T1 हो जाएगा। ठीक है, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर जो है मेरा C1 दैट मीन्स कितना था, ये 0.36 FCK। और साथ में क्या लगा दिया था मैंने, XUKB। ठीक है, 0.36 FCK XUB। और ये डिस्टेंस जो निकाले थे अपन ने, कैलकुलेट करके जो डिस्टेंस निकाले थे, डिस्टेंस कितनी निकाले अपन ने कैलकुलेट करके, 0.42 XU। कितनी निकाले अपन ने, 0.42 XU। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये जो टोटल डिस्टेंस थी, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, किसी काम का नहीं। अब हमारी ये जो टोटल डिस्टेंस थी, है ना, इसका जिक्र कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी थी D। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी, ये स्मॉल d। ठीक है, अब ये d थी, ये आपकी 0.42 XE हो गई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, एक मिनट, आपकी ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी आपकी, d माइनस 0.42 XU। ठीक है, अब ये XU लिखा है, या XU लिमिट भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे लिमिट और कब आएगा XU, अभी डिस्कस करूंगा मैं। अभी XU मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। XU मतलब क्या है, ये आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, और जब मैं XU लिमिट लिखूंगा, दैट मीन्स क्या है, ये आपकी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस होती है। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, इसे आप XU लिमिट ही लिखिए अभी तो फिलहाल, इसे XU लिमिट कर दीजिए और यहाँ पर भी XU लिमिट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका, कि ये वाला जो अभी निकला है, ये जो निकला है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लीवर आर्म। इसे क्या कहते हैं अपन, लीवर आर्म कहते हैं। ठीक
क्या कहलाता है आपका? लीवर आर्म कहलाता है। इसे मैं शॉर्ट में LA से लिखूंगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका? लीवर आर्म कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, ये जो आपका क्या है, ये क्या कहलाता है? लीवर आर्म कहलाता है। ARM है ये। ऐसे लीवर आर्म कहलाता है ये, ठीक है। इसे मैंने LA से रिप्रेजेंट करा हुआ है यहाँ पर अभी, ठीक। तो ये आई होप ये सारा भी फिगर तो क्लियर हो गया होगा, आपको इमेज से समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका MOR बताना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका MOR बताना। MOR दैट मीन्स आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये होते हैं इसके दो फॉर्मूले। इसके होते हैं क्या? दो फॉर्मूले। इसके होंगे आपके क्या? दो फॉर्मूले। अब ये दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये आपको जब मैं स्टेप लिखाऊंगा कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब वो सारी चीज़ें क्लियर तो चल जाएगी। अभी आप केवल ये ध्यान रखिए कि इसके जो फॉर्मूला है उसमें होता है आपका क्या। देखिए सीधी सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है मोमेंट। आपने पढ़ा हुआ है मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट बराबर क्या होता है आपका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका जो सेक्शन था उसमें दो प्रकार के फोर्स लग रहे थे। एक तो कंप्रेशन फोर्स लग रहा था और एक आपका लग रहा था टेंसाइल फोर्स। एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा था और टेंसाइल फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब बात आती है डिस्टेंस की कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस देखिए आपका आपका इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आपका क्या लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी? D-0.42 XU। कितनी है? D-0.42 XU। तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी किसके लिए? कंप्रेशन के लिए भी और सेम आपका टेंशन के लिए भी। दैट मीन्स यहाँ D की जगह आपको लेना है हमेशा लीवर आर्म। हमेशा क्या लेना है आपको? लीवर आर्म लेना है, ठीक है। तो आपके जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले जो बनेंगे, है ना, दो फॉर्मूले जो बनेंगे वो होगा कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। सेकंड बनेगा आपका टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। इससे यदि मैं और क्लियर करूँ तो हमारा C1 होता है कितना? 0.36 FC के XU D इन ब्रैकेट D-0.42 XU, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लिखा है, लिमिट आप लिख दीजिएगा, लिखना चाहें तो आप, ठीक है। XU लिमिट या लिमिट इधर भी, ठीक है। अब ये लिमिट वाला शब्द कब आता है और कैसे आता है ये अभी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपको। अभी तो आप इसे XU लिखें या XU लिमिट भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अभी आप XU लिखें इसे, है ना, तो क्या कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। यहाँ भी XU कर दीजिए और यहाँ यहाँ से लिमिटिंग वाला वर्ड अभी हटा दीजिए। यहाँ से भी लिमिटिंग वाला वर्ड जब कैलकुलेशन अपन करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करते समय लिमिटिंग वाला वर्ड हम अभी हटा देंगे। अभी क्यों लिमिटिंग वाला वर्ड हटाएंगे? अब ये से समझिए कि जो लिमिटिंग जो रहती है ना, लिमिटिंग ये वैल्यू ये बताती है कि आपका इसका मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पर कि आपका जो XU लिमिट है, जो आपका XU लिमिट है या XU मैक्स है, ठीक है, ये क्या बताता है आपका? ये बताता है, ये एक और चीज़ लिख लेते हैं इसमें, XU बैलेंस। ये तीनों एक ही चीज़ है। ये तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। ये तीनों तब यूज़ की जाती है जब आपके सेक्शन में कंक्रीट और स्टील दोनों ही क्या कर जाए? अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर पहुंच जाए। अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर एक साथ पहुंचे। कैसे पहुंचे? साइमल्टेनियसली पहुंचे, ठीक है। साइमल्टेनियसली यदि पहुंचे, साइमल्टेनियसली यदि पहुंचे, है ना, एक साथ यदि पहुंचे, कहाँ पर? अपने मैक्सिमम वैल्यूज पर, ठीक है। अपने मैक्सिमम वैल्यूज पर, वैल्यूज कौन से? मतलब दोनों का जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, दोनों का जो मैक्सिमम स्ट्रेन है एक साथ अचीव, एक साथ कैसे हो? अचीव हो या फिर एक साथ पहुंचे, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट और मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, यदि ये दोनों वैल्यू एक साथ एक ही सेक्शन में एक ही टाइम पर हो रही है, एक ही टाइम पर पहुंच रही है, तो पर्टिकुलर जो सेक्शन है, जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसका जो न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा, उसका जो न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा आपका? XU लिमिट कहलाएगा या फिर XU मैक्स कहलाएगा या फिर XU बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि आपका जो बैलेंस ऑब्लिक लिमिटिंग ऑब्लिक आपका और क्या मैक्सिमम सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है when the ratio of steel to concrete in a section is
such that maximum strain in concrete and maximum strain in steel rich there maximum values simultaneously the section is referred to as balance और limiting और maximum section। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एक्स यू मैक्स बराबर होगा किसके, एक्स यू के। एक्स यू मैक्स बराबर होगा आपका किसके, एक्स यू के। और एक्स यू क्या होता है आपका, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। मैंने जहाँ एक्स यू लिमिट लेके रखा हुआ है, लिमिट मतलब जो अपन ने जो टेबल जो आईएस कोड में पढ़े हुए हैं, जो आईएस कोड में अपन ने टेबल जो पढ़े हुए हैं वो सारे एक्स यू लिमिट वाले हैं। एक्स यू लिमिट बाय डी की जो वैल्यूज आती है आपकी 0.53.46 वाली जो वैल्यूज है ना, जो डिपेंड करती है आपके ग्रेड ऑफ स्टील पे, वो सारी लिमिटिंग कंडीशन पर है। वो सारी जो वैल्यूज निकाले अपन ने किस में निकाले हैं, लिमिटिंग कंडीशन में निकाले हैं, एक्चुअल कंडीशन में निकाले हैं। वो लिमिटिंग कंडीशन की है, इसलिए वहाँ मैंने लिमिटिंग वर्ड का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपका मैक्सिमम बैलेंस और आपका लिमिटिंग सेक्शन क्या होता है, और इसको अपन कहाँ किस प्रकार से मैंने क्यों इसको ऐसा एक्स लिमिट लेके रिप्रेजेंट करता। उस समय सिर्फ मुझे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाना था, मतलब आपको न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, आपका मुझे जो आईएस कोड में जो वैल्यूज ली हुई थी वो कंसीडरेशन कराने के लिए मैंने उस टाइम सीधे एक्सयू लिमिट लिख दिया था। ठीक है, उस समय मैं आपको एक्सयू लिमिट समझाता तो वहाँ से आपकी लिंक अलग हो जाती, इसलिए उस वीडियो में मैंने एक्सयू लिमिट के बारे में जिक्र नहीं किया था। सिर्फ मैंने बोला था कि आप अभी यहाँ एक्सयू लिमिट मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं यहाँ वो वाली डिटेल दूंगा तो आपका हो सकता है वहाँ से ध्यान थोड़ा सा चेंज हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सयू लिमिट क्लियर हो गया होगा। आगे अपन जो डिस्कस करते हैं हमारा जो MOR था, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था। तो यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, यहाँ पर अभी एक्सयू यूज करना है। ठीक है, अब एक्सयू लिमिट होगा या एक्सयू होगा या इसमें से छोटा बड़ा क्या वैल्यू आएगी, ये सारी चीजें अपन अभी धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, ये अपन सारी चीजें अपन धीरे धीरे सीखेंगे। अभी केवल आपको क्या रखना है, यहाँ पर एक्सयू रखना है, एक्सयू लिमिट का यूज नहीं करना है। यहाँ पर केवल क्या रखना है आपको, एक्सयू रखना है, एक्सयू लिमिट का यूज नहीं करना है। जहाँ भी अभी एक्सयू आ रहा है मैंने एक्सयू लिमिट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा टेंसाइल वाला है, टेंसाइल वाले का भी फॉर्मूला देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पर 0.87 FY AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU 0.42 XU। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए किसके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों फॉर्मूलों का कब क्या यूज़ करना है, तो ये अभी मैं आपको स्टेप लिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन के स्टेप लिखा दे रहा हूँ, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर आपका आ जाएगा कि कब आपको पर्टिकुलर सेक्शन को अंडर रेनफोर्स बोला जाता है, या कब आपको ओवर रेनफोर्स बोला जाता है, या कब आपका बैलेंस सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यदि नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो रहता है हमारा MOR का, एक मिनट है ना, पैड वर्क नहीं कर रहा है, 2 मिनट होल्ड कर। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उससे आप ये निकालेंगे रिलेशन कि जितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है उतना ही आपका क्या लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। जितना आपका कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उतना ही टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले निकालोगे एक्सयू को, निकालोगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट में फाइंड क्या करोगे, फाइंड करोगे आप लोग
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को आप क्या करोगे, फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अभी कैसे करोगे, इसमें आपको करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट है आपकी फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। इसके अंतर्गत आपको करना होता है क्या, इसके अंतर्गत आपको लेना होता है कंप्रेशन, मतलब C1 इज इक्वल टू T1 लेना पड़ता है। दैट मीन्स ये कितना जाएगा आपका, ये अपन कर चुके हैं, मैं सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू होता है 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCK B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इससे आपको एक्स यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करेंगे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की। टू डिटरमाइन लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर पहले हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाले इस फॉर्मूले से। अब यहाँ जो है डिटरमाइन जो कर रहे हैं हम लोग, जो डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस को निकाल रहे हैं, और ये हमको कहाँ से निकालना है, जो हमारा IS कोड में दिया हुआ है फॉर्मूला उसकी सहायता से। और IS कोड में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स यू बाई डी, एक्स यू लिमिट है ना, यहाँ लिमिट लगा लेना, एक्स यू लिमिट बाई डी इज इक्वल टू होता है 0.53। ठीक है, 0.53, 0.48 एंड 0.46। ठीक है, FE 250 के लिए 0.53 ये कोड में दिया हुआ है ना, ये आपके IS कोड 456 में मेंशन है। FE 415 और ये होता है FE 500 के लिए। ठीक है, ये आपके स्टेप नंबर 2 हो गए। अब यहाँ पर आपने क्या किया, XU निकाल लिया और साथ ही साथ आपने XU लिमिट निकाल लिया, XC को निकाला और XU लिमिट को निकाला। अब इन दोनों में आपको देखना है कंपैरिजन करके कि XU बड़ा है या XU लिमिट बड़ा है, मतलब XU बड़ा है या XU लिमिट बड़ा है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज आपकी बड़ी है। और ये दोनों वैल्यू ही बताती है कि आपका जो सेक्शन है, ये दोनों वैल्यू ही बताती है कि जो आपका सेक्शन है वो किस प्रकार का सेक्शन है। किस प्रकार का कहने का मतलब कि वो अंडर रेनफोर्स्ड है, कि ओवर रेनफोर्स्ड है, या फिर आपका बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, ये तीन कंडीशन, ये दो आपके जो वैल्यूज है ये बताती है। ठीक है, तो मैं से स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर मेंशन करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे ले जा लेते हैं, बेटर रहेगा। स्टेप नंबर 3 हमारी जो है वो रहती है कंपेयर करने की, कंपेयर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कंपेयर करना है न्यूट्रल एक्सिस। केस नंबर फर्स्ट, केस केस फर्स्ट हम क्या लेते हैं कि हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, कौन सा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कैसा हो, छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, हमारे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस कंडीशन को समझिए। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा, मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो विजिबल ही नहीं है, मान के चलिए ये आपका सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ रेनफोर्समेंट अपनी है। ये आपको रेनफोर्समेंट मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ इसे। ये रेनफोर्समेंट है। ठीक है, हमने टेंसाइन जोन पे रेनफोर्समेंट अप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक, अब कंडीशन क्या आई हमारी, कंडीशन आई है ना, हमें दो एक्सिस मिल रही है, हमें कैसी मिल रही है, दो एक्सिस देखने को मिल रही है। एक मिनट, मार्कर आपका
मैं रेड कलर चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सियल लिमिट के लिए। एक्सियल लिमिट के लिए मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया है और एक्सियल में वाइट से बनाऊंगा, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये आपकी एक्सियल है और ये डिस्टेंस एक्सियल लिमिट है। है ना, ये कहाँ से है, टॉप फाइबर से, टॉप फाइबर से डिस्टेंस है ये आपकी एक्स यू है और ये रेड वाली आपकी एक्स यू लिमिट। ठीक है, अब जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में, उससे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो आपकी एक्स यू लिमिट है वो कैसी है, ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर देन एक्स यू। ठीक है, मतलब जो आपकी डेप्थ आ रही है, जो आपकी डेप्थ आ रही है लिमिटिंग डेप्थ, वो कैसी है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर सीधा सीधा से सीधा सा समझिए इसे, है ना, से एकदम ध्यान से समझिए कि एक्सियल लिमिट ज़्यादा है, एक्सियल लिमिट ज़्यादा है और एक्सियल लिमिट आपकी कैसी है, कम है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, यहाँ इसे समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ना इस टाइप का आपने सभी लोगों ने गार्डन में देखा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहता है और एक व्यक्ति इधर बैठा रहता है ना। यदि ये हल्का है, यदि ये लाइट है, ठीक है, कम कम वजन वाला है, और यदि ये हैवी है ना, ये हैवी वेट का है, तो हैवी वेट वाला डाउन हो जाता है और लाइट वेट वाला ऊपर रहता है। ठीक है, इसे मेंटेन करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए हम लोग देखिए, इसे मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि लाइट और हैवी दोनों वैसे ही है, हम चाह रहे हैं कि दोनों कैसे रहे, बैलेंस रहे, मतलब ये जो रेखा है हमें सीधी रेखा प्राप्त हो। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जहाँ पर हमारा बन रहा है, ठीक है, ये जहाँ पर हमारा जहाँ पर हमारा लगा हुआ है ये जॉइंट, ठीक है, इस पिन जॉइंट को हम यदि मूव करें, यदि इस पिन जॉइंट को हम यदि मूव करें किधर तरफ, हैवी तरफ मूव करें, यदि हम इस पॉइंट पिन जॉइंट को हैवी पर्सन तरफ मूव करें, तो यहाँ पर डिस्टेंस इसे कम मिलेगी, इसे डिस्टेंस कम मिलेगी, और ये आपका जो सेक्शन, मतलब आपको जो लाइन मिलेगी कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसी प्रकार है ना, उसी देखो, यदि यहाँ पर अभी भी हल्का व्यक्ति बैठा हुआ, यदि वही सेम व्यक्ति बैठा हुआ और यहाँ पर भी सेम व्यक्ति बैठा हुआ है, सिर्फ हमने ये जो जॉइंट है इसे हैवी व्यक्ति की तरफ मूव कर दिया, तो हम ये देखते हैं कि हमने ये पाया कि जो हमारी जो हैवी व्यक्ति है वो अब क्या कर रहा है, उस लाइट व्यक्ति को नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, उस लाइट व्यक्ति को प्रॉपर नहीं उठा पा रहा है। क्या इस प्रकार की कंडीशन आएगी, क्या इस प्रकार की कंडीशन आती है क्या? ये आई थिंक समझ में आया है, नहीं आया मुझे क्लियर तो नहीं है अभी, अब जब मैं क्लास जब लूँगा तो थोड़ा सा मुझे बता देना क्लियर हुआ नहीं हुआ है। अभी केवल यहाँ समझिए कि जो हैवी वाला है व्यक्ति अभी वो वैसे ही है, बस सिर्फ हमने ये जो जॉइंट है इसे मूव किया है। ठीक है, जॉइंट हमने मूव किया है, दैट मीन्स हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यदि हमें बैलेंस करना है, यदि हमें बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस बना करके रखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ये जो इसकी एक्सिस थी, इसकी एक्सिस को किधर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो हैवी था उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भारी था उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो हैवी था उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समझिए आप कि जो हमारा एक्स यू है, ठीक है, और एक्स यू लिमिट है, हमने पढ़ चुका है कि जो हमारा एक्स यू लिमिट है वो केवल और केवल डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड पर, इनके स्टील के रेनफोर्समेंट जो है इनके ग्रेड पर डिपेंड करता है। कंक्रीट का कहीं जिक्र नहीं है, कंक्रीट पर इसका कोई लेना देना नहीं है ना, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूले में एफ वाई लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो रहता है एक्स यू लिमिट, ये किस पे बेस्ड है, ये रेनफोर्समेंट पे बेस्ड है। ठीक है, रेनफोर्समेंट के ग्रेड पे बेस्ड है, और जो हमारा एक्स यू है ये दोनों पर वेरी करेगा, मतलब जो भी ज़्यादा रहेगा उसके तरफ क्या होगा, ये जाएगा। एक्स यू जो है हमारा, जो भी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यदि कंक्रीट की ज़्यादा होगी तो कंक्रीट की तरफ मूव करेगा, कंक्रीट की ज़्यादा होगी तो कंक्रीट की तरफ मूव करेगा, यदि यदि हमारा रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगा तो रेनफोर्समेंट की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अभी हमने बताया है कि जिधर हैवी रहता है, जो भी जिधर ज़्यादा हैवी रहता है उधर तरफ हमारी एक्सिस जो है मूव करती है। देखो यहाँ थी पहले एक्सिस, बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, इस एक्सिस को इधर
मूव करा, किसके तरफ, जो हैवी था उसके तरफ, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में था उसके तरफ हमें एक्सिस को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एक्सिव है, जो एक्सिव है हम इसे किधर मूव कर रहे हैं, एक्सिव लिमिट से, देखो एक्सिव लिमिट से किधर है, ये कॉन्क्रीट की तरफ गया है। एक्सिव किधर गया आपका, कॉन्क्रीट की तरफ गया हुआ है, मतलब यहाँ पर कॉन्क्रीट ज़्यादा है, कॉन्क्रीट का जो अमाउंट है वो कैसा है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेन, जो सबसे पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेन को अचीव करेगा या जो मैक्सिमम स्ट्रेन पे जो पहुंचेगा वो कौन पहुंचेगा, रेनफोर्समेंट पहुंचेगा, है ना। सबसे पहले यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेन को अचीव करेगा वो कौन अचीव करेगा, वो यहाँ पर रेनफोर्समेंट करेगा। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। दैट मीन्स हमारा ये जो सेक्शन होगा, ठीक है, ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा हमारा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, ये कैसा सेक्शन है हमारा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की मात्रा जो है, मतलब जो रेनफोर्स की मात्रा कैसी है, कम है, इसलिए क्या लिखा है फिर में, अंडर लिखा हुआ है। कैसी है मात्रा यहाँ पर, कम है। ठीक है, सबसे पहले जो अपनी फेल्योर स्टेज में पहुंचेगा, मतलब जो फेल होगा सबसे पहले, वो फेल होने वाला मटेरियल कौन सा है हमारा, रेनफोर्समेंट है, मतलब स्टील है। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब मैं दूसरे सेक्शन की बात कर लेता हूँ, इसी डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहता हूँ दूसरा केस नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ केस नंबर 2, जब आपका एक्स बड़ा है और एक्स लिमिट कैसा है, छोटा है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक्स ये हो गया और एक्स लिमिट ये हो गया, है ना। मैं इसे कलर से चेंज कर देता हूँ, सिर्फ मैं व्हाइट वाले को एक काम करता हूँ, व्हाइट वाले को मिटा देता हूँ, नहीं एक काम कर, रेड वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, एक्स लिमिट को एज इट इज़ रखते हैं अपन, और जो हमारा एक्स लिमिट है उसे चेंज करता हूँ मैं अभी समझाने के लिए केवल। ठीक है, तो जो मेरा एक्स लिमिट है वो कैसा है, छोटा है, एक्स लिमिट जो है छोटा है। ठीक है, अब देखिए, अब भी अपन ने पढ़ा है या देखा है, मतलब प्रैक्टिकली समझा है हमने कि जो भी हैवी चीज़ रहती है उधर तरफ हमारा क्या होता है, एक्स यू मूव करेगा, जो भी हैवी होगा उधर तरफ हमारा एक्स यू मूव करेगा। अब लिमिट वैल्यू तो कम है और एक्स यू की वैल्यू ज़्यादा किसकी तरफ है, रेनफोर्समेंट की तरफ ज़्यादा है, एक्स यू की वैल्यू जो है वो रेनफोर्समेंट की तरफ ज़्यादा है। एक्चुअल में जो डायग्राम बनेगा ना, मैं इसका एक्चुअल डायग्राम यदि आपको बताऊँ, सेकंड वाले के लिए जो एक्चुअल डायग्राम जो बनेगा उसमें जो हमारा एक्स यू रहेगा ना वो यहाँ पर आ जाता है, और एक्स यू लिमिट जो है हमारा एज इट इज़ जहाँ का तहाँ रहेगा। ठीक है, एक्स यू लिमिट हमारा जहाँ का वहाँ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ किस में परिवर्तन होता है, हमारा एक्स यू में। ये हमारा क्या है, एक्स यू है, और ये वाला हमारा एक्स यू लिमिट है, एक्स यू लिमिट है। ठीक है, अब ये किस तरफ चला गया, एक्स यू जो है, मतलब जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो किस तरफ मूव कर चुका है, ये रेनफोर्समेंट तरफ मूव कर चुका है। दैट मीन्स ये जो सेक्शन होगा, ये जो सेक्शन है ये कैसा सेक्शन है हमारा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। कैसा सेक्शन है हमारा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी पे आपका एमओआर और अदर चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, तो सर ध्यान से समझना, थोड़ा रिवाइज करते देखना, है ना, और अच्छे से समझना। अब इसमें केस नंबर 3 जो है, इसमें जो है केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा, आपका जो एक्स यू है वो बराबर होगा किसके, एक्स यू लिमिट के, जो एक्स यू है वो बराबर होगा किसके, एक्स यू लिमिट को जाएगा। दैट मीन्स सीधी सी बात है, जब वो बराबर है दैट मीन्स क्या होगा, वो सेक्शन किस प्रकार सेक्शन होगा आपका, बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक है, कैसा होगा, बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं अपन कि अब हमें जो एमओआर निकालना है ना, अब हमें जो एमओआर निकालना है, देखो अभी अपन एमओआर निकाल रहे, भटकना नहीं है ना। अब हमें क्या निकालना है, एमओआर निकालना है। तो अब हम कौन सा एमओआर यूज करेंगे किस सेक्शन के लिए, है ना। एमओआर के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, देखिए एमओआर के 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं, ये एक और ये 2। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार का आपका सेक्शन है, जिस प्रकार का आपका सेक्शन होगा उस प्रकार से हम वहाँ पर फॉर्मूला उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यदि आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, यदि आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो उस कंडीशन पे जो हमें एमओआर का फॉर्मूला यूज़ करना है वो होता है 0.87 FY AST देन लीवर आर डी माइनस 0.42 XU। ठीक है,
ये हो गया हमारा MOR केस नंबर फर्स्ट के लिए। सेकंड वाले केस के लिए जो MOR है वो होगा 0.36 FCK XUB D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अब बैलेंस सेक्शन के लिए आप MOR दोनों ही यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, मतलब C1L1 या फिर आप T1LA जो है ना, वो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। दोनों की वैल्यू जो है लगभग, दोनों की वैल्यू जो है बराबर आएगी यहाँ पर, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, स्टेप नंबर 3। और जैसे ही आप ये सॉल्व कर लोगे, आपका क्या है, ये MOR की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपकी MOR की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वाइवा से कि कौन सा सेक्शन अच्छा होता है, अंडर एनफोर्स अच्छा होता है या ओवर एनफोर्स अच्छा होता है, बैलेंस सेक्शन अच्छा होता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो जो आपका सेक्शन है अंडर रेनफोर्स सेक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, अंडर, आप लोग क्या बताएंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज सुटेबल फॉर एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है वो सुटेबल होना चाहिए। क्यों सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फेल होता है, इसमें जो फेल्योर आता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर से, इस वाले केस में, केस नंबर फर्स्ट में जो आपका फेल्योर होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का फेल्योर होता है, स्टील के फेल होने से होगा। जो भी फेल्योर आएगा वो किसके आएगा, कारण आएगा, स्टील के फेल होने के कारण आएगा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रेंथ किसकी खराब हो रही थी, स्टील की खराब हो रही, क्योंकि यहाँ पर स्टील की मात्रा कैसी है, कम है, अंडर है, अंडर मतलब कम है। ठीक है, तो जो फेल होगा किसके कारण होगा, स्टील के कारण होगा। और स्टील किस प्रकार का मटेरियल है, स्टील आपका मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल, स्टील आपका कैसा, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, अब डक्टाइल मटेरियल है, इस कारण हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है उसमें यदि पूछे किस प्रकार का फेल्योर होता है, तो आपको बताना उसमें डक्टाइल फेल्योर होता है। क्या होता है आपका उसमें, डक्टाइल फेल्योर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का फेल्योर होता है, तो बताना आपको डक्टाइल फेल्योर होता है उसमें। ठीक है, और इसमें हम इसे सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। ठीक है, क्यों पता चल जाता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक लिमिट भी रहती है। ठीक है, उसके कारण हमें पता चल जाता है कि जो हमारा स्टील है वो फेल हो चुका है, अब हमें उसे रिकवर कर लेना चाहिए। मतलब इसमें हमें रिकवरी करने का या मेंटेनेंस करने का टाइम मिल जाता है, किसमें, हमारे अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में। ठीक है, यदि हम बात करें ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, यदि हम बात करें हमारे ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट तो ज़्यादा है, तो फेल किस में होगा, यहाँ पर जो फेल होगा, यहाँ पर जो सेक्शन जो फेल होगा वो किसके कारण होगा, कंक्रीट के कारण होगा। और कंक्रीट कैसा मटेरियल है आपका, ब्रिटल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, इसलिए जो फेल्योर होगा वो किस प्रकार का होगा, ब्रिटल फेल्योर होगा। और ये आपको पता है कि जो भी ब्रिटल मटेरियल है वो अचानक से फेल हो जाते हैं, मतलब वो कोई आपको वार्निंग नहीं देते हैं, ना ही किसी प्रकार का आपको, मतलब जब वो स्ट्रक्चर फेल होते रहेगा तो किसी प्रकार का साइन नहीं देंगे, किसी प्रकार का सचेत नहीं करेंगे, सीधे वो क्या हो जाएंगे, सीधे फेल हो जाते हैं, मतलब आपकी बिल्डिंग एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। और यदि आपने अंडर रेनफोर्स सेक्शन लगा कर रखा हुआ है तो आपको वो संकेत देंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है। साथ ही साथ वो एक काफ़ी, मतलब समय देते हैं मेंटेनेंस करने के लिए भी, और सर्विस भी काफ़ी लंबे समय तक की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डक्टाइल फेलियर होता है, एकदम अचानक से आपका स्ट्रक्चर नहीं गिरेगा, आपको वो पर्टिकुलर टाइम देगा कि आप उसे मेंटेन कर सको या फिर आप उसमें रिकंस्ट्रक्ट कर सको। आपको वहाँ पर एक साइन दिख जाता है किसमें, डक्टाइल फेल्योर में। और जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें किसी प्रकार का साइन नहीं मिलता है, सीधे वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, मतलब गिर जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान ये देना है कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाना है जिसमें डक्टाइल फेलियर हो। ठीक है, जो हमें वार्निंग दे, पहले हमें क्या दे, वार्निंग दे, मतलब फेल होने से पहले वो वार्निंग दे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पुराने जो घर रहते हैं, है ना, उनमें क्रैक्स आ जाती है, उनमें क्या आ जाती है, क्रैक्स आ जाती है। इवन जो छत रहती है, जो हम छत बनाते हैं घरों की, वो भी जब फेल होते रहती है तो उसका पोर्शन जो है थोड़ा थोड़ा गिरता है। ठीक है, उसका जो पोर्शन जब एकदम डैमेज हो जाती है तो उसमें सबसे पहले सीपेज की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर उसकी जो कंक्रीट है ना, वो कंक्रीट में वहाँ क्रैक्स आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स बढ़ जाती है। फिर यदि आप फिर भी यदि उसे मेंटेन नहीं करते हो तो वो बैंड होना स्टार्ट हो जाती है, तो भी आप रिकवर नहीं करते हो तो बैंड होते 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 वो पूरा झूल के धीरे 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 टूटने स्टार्ट हो जाती है, एकदम से अचानक से नहीं गिरेगी। ठीक है, और वहीं यदि आपका ब्रिटल फेल्योर है तो वो एकदम से बिना कोई वार्निंग दिए पूरा स्ट्रक्चर गिरा देती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है आपके इसमें। और
जो उसका है MOR का, इसका अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर आप इसमें चाहें तो आप क्वेश्चन इसमें लिख लीजिए, है ना। मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, 1 मिनट। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके आप एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से क्लास में लाइव आके बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका किसका, MOR का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से केवल गिवन डेटा लिख दे रहा हूँ सीधे, जो आपका गिवन डेटा दिया हुआ है वो लिख दे रहा हूँ, है ना। कैलकुलेट करना है आपको, MOR कैलकुलेट करना है कब, जब आपके पास जो बीम का जो विड्थ है वो दिया हुआ है 400 mm। ये आपको खुद से करना है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से घर में ट्राई करेंगे। और दूसरा है आपको 550 mm, ठीक है। और इसमें बार के बारे में बताया गया है कि 3 नंबर्स है, 3 NOS, 3 बार हैं, जिसका जो डाया है 3 नंबर ऑफ बार है, और जिनका जो डाया है वो कितना है, 20 mm डाया है, ठीक है। नंबर ऑफ बार कितनी है, 3 है, और जो डाया है उनका कितना है, 20 mm है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो M20 यूज़ किया गया है, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को अब इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इसका जो है MOR, इसका जो MOR है वो कितना आएगा। और यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट बिल्कुल आपको यूनिट ध्यान से बताना है, ठीक है। आप ये सॉल्व कीजिए, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।